और मैस्टर साइकिल के बाद आपके टॉपिक हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इस क्लास में केवल आपको प्रैक्टिकली समझना है कैसी चीज़ें क्या है, और अगली क्लास में थ्योरेटिकल। सबसे पहले जो चीज़ें आज तक अभी तक आपने जो पढ़ी है उसी चीज़ों को मिक्स करके वापस से वही स्टेप्स पढ़नी है अपने को। स्टार्टिंग से देखो, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जिसे अपन कहते हैं मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन की प्रोसेस, जिसे अपन निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें फीमेल गेमेट को क्या कहते हैं अपन? ओवम। ओवम कौन सी स्टेज में होता है जब वो फर्टिलाइज होता है? कौन सी स्टेज में होता है वो? कल मैंने आपको सेकेंडरी oocyte बताया था ना कि एग सेकेंडरी oocyte की जब पोजीशन में होता है उसी टाइम उसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो अभी ओवम जो है वो सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte में जब ओवम होता है तो इसके ऊपर एक फॉलिकल आवरण पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल किस में बनती है? ओवेरी के अंदर। तो यहां पर अगर अपने एक डायग्राम देखें, यहां पे ओवेरी है, ओवेरी में ग्राफियन फॉलिकल 14 डेज के ऊपर, 14 डेज पे क्या होती है? रप्चर होती है। रप्चर होने से जो एग है या ओवम है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। इसको पिकअप करने के लिए क्या पाई जाती है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आगे चलकर यूट्रस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन के कारण से, कौन से हार्मोन? LH हार्मोन के कारण से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, जिसके कारण से एग को डिस्चार्ज किया जाता है और ये एग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करती है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे संकीर्ण पार्ट जो होता है लगभग यहाँ पर अपन कहें, धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचता है। इसको पार्ट को अपन अलग अलग डिवाइड किया था ना। ये पार्ट एम्पुला, मतलब इसमें कीप नामक बताया था ना आपको, कुछ फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ से एम्पुला, एम्पुला से इस्थमस। ठीक है, आइस्थमस या इस्थमस यहाँ पे आता है। और यहाँ पे सेम टाइम पर अगर मेल गेमिट एंटर करते हैं तो मेल गेमिट जो हैं ये क्या होती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, इस टाइम पर एंडोमेट्रियम एकदम थिक होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम थिकनेस पे होती है, और यहाँ से जो शुक्राणु है
ये मूवमेंट करते हुए यहाँ पे पहुँचता है और दोनों का जहाँ फ्यूजन होता है वो पार्ट क्या कहलाता है? इस्थमस या एम्पुला के बीच। यार आप लोगों का डिस्कशन चल रहा है। खत्म हो गया क्या लास्ट वाले का? एक बार टॉपिक पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद में पूछते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? इस्थमस और एम्पुला के बीच वाले पार्ट पर। और इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होने से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बता दिया यहाँ पे होता है। ये क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड, ठीक है। और कहाँ पे है? अभी इस्थमस पे ही है ये, इसी पे बता रहा हूँ, स्टेज पे। एक चीज तो इसी प्रोसेस से पहले अगर एक चीज और देखें अपन, तो अंडाणु की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी आप लोगों के लिए। अंडाणु के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयरिंग पाई जाती है, उसी के जस्ट ऊपर एक थिक लेयर पाई जाती है जैसे जोना पैलिसेडा। जोना पैलिसेडा की एक लेयर पाई जाती है और उसके बाहर की तरफ देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है एग की। एक बार सामने देखो भाई, यहाँ पे ये क्या है? स्पर्म। यहाँ से स्पर्म जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने के बाद जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, यहाँ पर एक केमिकल रिलीज करता है जिसे एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं। कौन सा केमिकल? एंटी फर्टिलाइजिंग। सेम उसी टाइम पर जो एग है या ओवम है उसके द्वारा भी एक केमिकल स्रावित किया जाता है जिसे फर्टिलाइजिंग कहते हैं। ये जो रिलीज करेगा केमिकल उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल गेमिट मतलब शुक्राणु या स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए ओवम के द्वारा स्रावित किया गया केमिकल कौन सा होता है? तो फर्टिलाइन। और उसके जस्ट ऑपोजिट उसके रेस्पॉन्स के लिए जो स्पर्म के द्वारा केमिकल सिक्रेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंटी फर्टिलाइन। दोनों जस्ट ऑपोजिट है, फर्टिलाइन और एंटी फर्टिलाइन। फर्टिलाइन और एंटी फर्टिलाइन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, दोनों स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं इनको, ठीक है। एक ओवम को अगर दूसरी स्पीसीज के मेल गेमेट के साथ अगर फ्यूज करवा जाए तो वो फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक स्पीसीज के ओवम को दूसरे स्पीसीज के मेल गेमेट से फ्यूज करवाने की कोशिश की जाए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? वो भी रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजन, लेकिन वो इसको पहचानेगा नहीं। सेम स्पीसीज का होगा तो पहचान लेंगे, और दूसरी स्पीसीज का होगा तो पहचानेगा नहीं तो उसका रिजेक्शन कर देगा। और जैसे ह्यूमन का है तो दोनों एक ही स्पीसीज है, और दोनों एक ही स्पीसीज होने के कारण से इस एंटी फर्टिलाइजन कौन पहचानता है? फर्टिलाइजन। तो इनमें निषेचन पॉसिबल है। लेकिन अगर दूसरे किसी एनिमल का स्पर्म और ह्यूमन के ओवम के साथ अगर फर्टिलाइज कराने की कोशिश की जाए तो नेचुरल कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ये, ठीक है। दोनों केमिकल रिलीज किया, फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज होने से पहले अपन देखेंगे
सबसे पहले जो स्पर्म है किसके कांटेक्ट में आएगा सबसे पहले? कोरोना रेडिएटा। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर की तरफ की लेयर को क्या बोलते हैं? पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम में एंजाइम होता है, शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के नज़दीक आता है, इसके न्यूक्लियस के आगे एक कैप नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम भरे रहते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक एंजाइम बताया था मैंने, हाइलुरोनिडेज। तो यहाँ ये रिलीज करेगा सबसे पहले, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी और बाहर की तरफ यहाँ पर एंजाइम रिलीज किया जाएगा। हाइलुरोनिडेज या डेज एंजाइम स्रावित किया गया। इस एंजाइम के द्वारा सबसे पहले तो कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट कर देगा। इसको डाइजेस्ट करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ेगा और किस में एंटर करेगा? स्पर्म जोना पेल्यूसिडा। और इसको भी क्या करेगा? ये डाइजेस्ट कर देगा। इसको डाइजेस्ट करते हुए ये जो एग है, इस एग को या न्यूक्लियस को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देगा। मेल न्यूक्लियाई को अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाएगा, दो लेयर को भेदते हुए। पहली कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा का। उसके बाद में एक पतली लेयर और है जिसे क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। जबकि कोरोना रेडिएटा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। दोनों को भेदते हुए अपने केंद्रक को किस में डाल दिया? ओवम में। कुछ टाइम बाद इन दोनों का क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये पूरी घटना कहाँ पे हो रही है? इस्थमस में, एम्पुला के बीच में, जहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। कौन से स्टेप से गुजरे हैं? सबसे पहले, ठीक है, फीमेल के द्वारा बॉडी में 14 डेज पर LH हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण से ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होती है। उसके द्वारा एक अंडाणु रिलीज किया जाता है। वो अंडाणु फेलोपियन ट्यूब में ऊपर की तरफ आता है और एम्पुला से होता हुआ एम्पुला और इस्थमस के लगभग बीच में पहुंचता है। कुछ टाइम तक वो किसका? शुक्राणु का वेट करता है और उसी टाइम पर उसके अंडाणु के द्वारा एक केमिकल पदार्थ स्रावित किया जाता है। कौन सा पदार्थ है? फर्टिलाइजिन, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उसी टाइम पे अगर शुक्राणु बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि हम यहाँ प्रेजेंट हैं, वो भी क्या करेगा? अपना केमिकल रिलीज करेगा। और वो कौन सा केमिकल रिलीज करेगा? एंटी फर्टिलाइजन। मूवमेंट करते हुए, इनमें मूवमेंट करने की कैपेसिटी पाई जाती है टेल होने के कारण से और माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी देने के कारण से। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देगा। मूवमेंट करते हुए ये हमेशा पहुंचते हैं ऊपर की तरफ, फेलोपियन ट्यूब की तरफ, जहां इनको केमिकल कौन सा मिलता है? फर्टिलाइजन। जहां केमिकल फर्टिलाइजन की मात्रा बढ़ने लगती है, इसका मतलब शुक्राणु समझ जाता है कि यही अंडाणु है, इसका मतलब सीधी सी बात है। और वहां जाकर ये रुक जाएंगे। सभी शुक्राणु एक साथ कोशिश करेंगे इस अंडाणु को भेदने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सभी कोशिश करेंगे।
लेकिन जो शुक्राणु सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले कोशिश करेगा और अपना एक्रोसोम को ब्रेक करेगा। इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम को ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही अपने पास जो भी केमिकल है उनको क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। किसके ऊपर? अंडाणु के ऊपर। और अंडाणु में सबसे बाहरी आवरण पाया जाता है, उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा में एक एंजाइम स्रावित करता है, उसे कहते हैं हाइलुरोनिडेज। इस एंजाइम के कारण से कोरोना रेडिएटा में छेद बन जाएगा, ठीक है। वो छेद बनाते हुए और शुक्राणु भी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और लास्ट में एक बैरियर और आएगा जिसे जोना पेलिसिडा कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम बताया था मैंने, प्रोटीनेज, एक्रोसोम में। तो आगे प्रोटीनेज भी रिलीज तो साथ ही होगा, वो इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा और डाइजेस्ट करते ही अपना केंद्र की इसमें छोड़ देंगे। आगे समझ में यहाँ तक? और दोनों के एग हैं वो अंडाणु में आ गए और दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इससे बनने वाला जो अंडाणु होगा अब, उसे क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। जाइगोट कैसे स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। सबसे पहले जाइगोट जो द्विगुणित बना है उसमें एक विभाजन स्टार्ट होगा जिसे माइटोसिस डिवीजन कह सकते हैं। और यहां पर माइटोसिस कोई दूसरा टर्म यूज में ले रहे हैं, क्लीवेज। क्लीवेज। जब जाइगोट का डिवीजन प्रारंभ होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज को हिंदी में कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं, विदलन। इसका मतलब युग्मनज का विदलन स्टार्ट होता है कौन से विभाजन से, समसूत्री विभाजन से, जिसके कारण से एक कोशिका से दो कोशिका और दो से चार कोशिका। और फिर आगे कंटिन्यू समसूत्री विभाजन होता रहेगा, 4 से 8 बन जाएगा। ये 8 सेल हो गई और इससे वापस अगर डिवाइड होगा तो 16 सेल। सेल बन गई। 8 से लेकर 16 सेल तक जब कोशिकाएं विभाजन हो जाती है, उस स्टेज को मोरूला कहते हैं। उस स्टेज को क्या कहते हैं, मोरूला। यहां से लेकर यहां तक की स्टेज को, मतलब कोशिकाओं की एक बोल नुमा संरचना बन गई जिसमें कितनी कोशिकाएं हो सकती है, 8 से लेकर 16 कोशिकाएं हो सकती हैं। उस सॉलिड बोल को मोरूला कहते हैं। तो ये मोरूला। जाइगोट के बाद में पहली संरचना बनती है, उसे मोरूला कहते हैं, जिसमें लगभग 16 कोशिकाएं हो सकती है। ठीक है। इसके बाद इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद में लगातार वापस डिवीजन हो रही है कोशिकाओं का लगातार, और कोशिकाओं का लगातार डिवीजन होने के कारण से इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और एक सभी कोशिकाएं चारों तरफ अरेंज होने लगती है। सभी कोशिकाएं, यहाँ तक तो सभी कोशिकाएं एक साथ ही है। इनमें से कुछ कोशिकाएं चारों तरफ परिधि की ओर अरेंज होने लगती है, कुछ कोशिकाएं यहाँ पे रह जाती है बीच में। दो पार्ट में विभाजित हो गया। एक चारों तरफ से कोशिकाओं की लेयर है और कुछ कोशिकाओं का ग्रुप एक बीच में है। ठीक है।
यहाँ पे इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। पहली स्टेज मोरुला, दूसरी स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। ये पंखा तो चलता रहेगा, स्टेज देख ले। पहली स्टेज कौन सी? मोरुला। मोरुला में लगातार समसूत्री विभाजन होने से कुछ कोशिकाएं चारों तरफ अरेंज होती है, कुछ कोशिकाएं बीच में रहती है। उस स्टेज को क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। इन सभी कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। चारों तरफ की जो कोशिकाएं का आवरण बना है उनको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। चारों तरफ जो सेल है उनको ट्रोपोब्लास्ट। बीच में जो कोशिकाएं बची हैं इनर सेल मास कहते हैं। इसका मतलब अभी भ्रूणीय जो अर्ली अवस्था में है वो दो भागों में विभाजित हो चुका है, एक तो ट्रोपोब्लास्ट और एक इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट जो होता है किसी भी एम्ब्रियो के या बच्चे के चारों तरफ जो थैलियाँ पाई जाती है या आवरण पाया जाता है वो तो कौन बनाएगी? ट्रोपोब्लास्ट। और जो रियल एम्ब्रियो है वो कौन बनाएगा? इनर सेल मास। याद रहेगा? एक टर्म मैंने काफ़ी दिन पहले बताया था, स्टेम सेल। किसी को याद है क्या? स्टेम सेल याद है? स्टेम सेल, हाँ भाई, स्टेम सेल। स्टेम सेल 2-3 बार अपन बात कर भी चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की वह सेल जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता पाई जाती हो उसे स्टेम सेल कहते हैं। किसी भी जीव की वह कोशिका जिसमें संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता हो उसे स्टेम सेल कहते हैं। इसका मतलब अगर आपकी यहाँ से कोई सेल ली जाए और उसको कल्चर किया जाए तो आप जैसा बन सकता है क्या उससे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्लांट की कोई भी एक कोशिका ले लो आप और उससे बना दो, उस जैसा प्लांट बन जाएगा। इसका मतलब प्लांट की सभी कोशिकाएं स्टेम सेल होती है, लेकिन अपनी केवल इनर सेल मास की कोशिकाएं स्टेम सेल होती है। ये कौन सी होती है? स्टेम सेल। इसका मतलब अगर इनर मास कोशिका में 8 कोशिका है, अगर यहाँ 8 कोशिका है, इसको फीमेल की बॉडी से अगर बाहर निकाल लिया जाए और 8 कोशिकाओं को कल्चर किया जाए तो 8 एम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है। क्यों? प्रत्येक कोशिका में 100% एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसलिए इन कोशिकाओं को हमेशा स्टेम सेल कहते हैं। आगे सुनिए, ये स्टेम सेल्स होती है। अब धीरे धीरे ये कोशिकाएं फिर लगातार विभाजन करती रहती है और इससे अगली स्टेज जो आएगी उसे गैस्ट्रोला कहते हैं। पहला जाइगोट, सेकंड मोरुला, थर्ड, फोर्थ गैस्ट्रोला। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया? ब्लास्टोसिस्ट में कुछ नहीं है। कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 2 भागों में विभाजित होती है। बाहर की आवरण जो होता है ट्रोपोब्लास्ट कहलाते हैं। अंदर की तरफ कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हें इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास तो क्या बनाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो बनाएगा वो तो इनर सेल मास बनाएगा, और एम्ब्रियो के बाहर जितने भी आवरण बनेंगे, मेम्ब्रेन बनेगी, वो सब कौन बनाएगा? ट्रोपोब्लास्ट।
ये आगे विभाजन करते हुए एक अगली स्टेज में एंटर करती है, उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला में 3 प्रकार की परतें बनती है। गैस्ट्रोला में 3 परतें बनती है। सबसे बाहरी को एक्टोड्रम, सबसे अंदर वाली को एंडोड्रम और दोनों के बीच वाली को मेसोड्रम। ये सुना हुआ है सबने? अब देखो, इन कोशिकाओं को अगर अरेंज करें तो कैसे अरेंज होगी? ये कोशिकाएं जो है ना, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी कोशिकाएं? ये जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे अंदर धंसना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनेगी। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है। जो कोशिकाएं सबसे बाहर की तरफ है वो एक्टोड्रम। ये कौन सी है? एक्टोड्रम। अंदर की कोशिकाएं एंडोड्रम और इनके बीच में कुछ कोशिकाएं इस प्रकार से पाई जाती है, ये मेसोड्रम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर वाली जब स्ट्रक्चर आती है उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रोला कहते हैं। सबसे बाहर एंडोड्रम और ये मेसोड्रम। ठीक है, एक बार सभी डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाओ। उसके बाद में ये डायग्राम, उसके बाद में ये वाला। 3 डायग्राम बनाने हैं।